आप सभी का स्वागत है राधा कृष्णन शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हमारा प्रश्न पत्र होगा ज्ञान एवं पाठ्यचर्या, जो कि बीएड कक्षा के द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए है। मैं डॉक्टर अभिषेखा शर्मा और हम ज़्यादा समय न लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है ज्ञान एवं पाठ्यचर्या, हमारा विषय है। इसमें हम आज जिन विशेषताओं को पढ़ेंगे, ज्ञान के बारे में, पाठ्यक्रम के बारे में, पाठ्यचर्या के बारे में। आइए जुड़ते हम डायरेक्ट लेसन से। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ज्ञान और पाठ्यक्रम, यूनिट फर्स्ट, नॉलेज एंड एजुकेशन, अर्थात ज्ञान एवं शिक्षा हमारा प्रथम यूनिट का भाग है। अर्थात हम सबसे पूर्व में जानेंगे ज्ञान और शिक्षा दोनों में क्या अंतर है, किसे ज्ञान कहते हैं, दार्शनिक दृष्टि से ज्ञान क्या है, शिक्षा क्या है। आइए हम विषय पर आते हैं। ज्ञान मीमांसा, ज्ञान को ज्ञान मीमांसा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, ज्ञान शब्द स्वयं में एक व्यापक शब्द है। अगर हम ज्ञान का शिक्षा से या बुद्धि से अगर अर्थ लगाते हैं तो ज्ञान शब्द जहाँ हम बोलते हैं वो आध्यात्म से जुड़ जाता है, और शिक्षा शब्द जहाँ हम बोलते हैं वो इह जगत से, इह लौकिक जगत से जुड़ जाता है। या ऐसा कहें, शिक्षा संकुचित अर्थ है और ज्ञान व्यापक अर्थ है। जहाँ आध्यात्म जुड़ जाएगा शिक्षा के साथ, वो ज्ञान में परिगणित हो जाएगा। इसी तरह शिक्षा और शिक्षक दो शब्द हैं और ज्ञान और गुरु दो शब्द हैं। अर्थात सिर्फ पाठ्यक्रम या अपेक्षित परिवर्तनों को करना शिक्षा को परिभाषित करता है, और संपूर्ण जीवन को उन्नत बनाना ज्ञान शब्द को परिभाषित करता है। यहाँ की सिर्फ व्यक्ति को शैक्षणिक स्तर से तैयार न करके उसे आध्यात्मिक दर्शन से, सामाजिक दर्शन से और सर्वांगीण विकास की दृष्टि से तैयार करना ज्ञान शब्द का परिचायक है। आइए हम जानते हैं ज्ञान के बारे में विस्तृत रूप से। ज्ञान मीमांसा दर्शन की एक शाखा है। ज्ञान मीमांसा ने आधुनिक काल में विचारकों का ध्यान आकृष्ट किया। कैसे किया उसे हम आगे जानते हैं। दर्शन शास्त्र का ध्येय सत्य के स्वरूप को समझना है। अर्थात दर्शन शास्त्र ये कहता है सत्य का स्वरूप क्या है। सत्य के स्वरूप से तात्पर्य सत्य का स्वरूप क्या है, अर्थात हम किसे सत्य मानते हैं, कैसी अवधारणाओं को सत्य मानते हैं। उन सत्य पे आधारित अवधारणाओं को ज्ञान शब्द से परिभाषित किया जाता है। सदियों से विचारक यह खोज करते रहे हैं, परंतु किसी निश्चित निष्कर्ष से अब भी उतने ही दूर प्रतीत होते हैं जितना पहले थे। अर्थात ज्ञान का अगर अर्थ लगाया जाए तो कहीं ना कहीं आज भी ज्ञान का पारिभाषिक शब्दावली मिलना मुश्किल है। हर व्यक्ति अपनी अपनी बौद्धिकता के अनुसार, अपने अपने दर्शन के अनुसार ज्ञान की परिभाषा देता है, परंतु ज्ञान की एक निश्चित और सटीक परिभाषा दे पाना मुश्किल है। अर्थात व्यापकता जहाँ आ जाती है विषय में, वहाँ उसे कि निश्चित अवधारणाओं में बांधना मुश्किल सा हो जाता है। फिर भी पाठ्यक्रम में कोशिश की है छात्रों के हित के लिए कि बच्चे जान सकें ज्ञान क्या है, जिससे बच्चों में सिर्फ शैक्षणिक विकास ना करके आध्यात्म विकास भी संभव हो सके। क्योंकि शिक्षण कार्य में भी अध्यात्म या ज्ञान का विषय बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अर्थात छात्र केवल शिक्षा के स्तर से उन्नत ना हो, वो आध्यात्मिक स्तर को समझ सकें, अपनी बातों में प्रभाव ला सकें, अपने शिक्षण विधियों में प्रभाव ला सकें, अपने अधिगम युक्तियों में प्रभाव ला सकें, और ऐसी विषय वस्तु को चुने जो उचित हो, जो सत्य पर आधारित हो। अर्थात बच्चे का चारित्रिक विकास भी होता हो, इसलिए ज्ञान को जानना आवश्यक है। आधुनिक काल में देकार्ते महोदय को ध्यान आया कि प्रयत्न की असफलता का कारण यह है कि दार्शनिक कुछ अग्रिम कल्पनाओं को लेकर चलते हैं। दर्शन शास्त्र को गणित की निश्चितता तभी प्राप्त हो सकती है। अर्थात यहाँ तक कि जब हम किसी विषय के प्रति दार्शनिकता से तात्पर्य है एक ऐसा चिंतन
जो किन्हीं निश्चित मापदंडों पर खरा हो। वो चिंतन अग्रिम कल्पनाओं के साथ किसी विषय को लेकर निर्मित होता रहता है, परिवर्तित होता रहता है, तभी जाकर दर्शन शास्त्र को हम गणित की निश्चितता की तरह पारिभाषिक शब्दावली में परिवर्तित कर सकते हैं। जब यह किसी धारणा को स्वतः सिद्ध नहीं, प्रमाणित किए बिना न माने, उसे व्यापक संदेह से आरंभ किया, उसकी अपनी चेतना उसे ऐसी वस्तु दिखाई दी जिसके अस्तित्व में संदेह ही नहीं हो सकता। अर्थात दर्शन शास्त्र एक ऐसी अवधारणा निर्माण करता है जो स्वतः सिद्ध न होकर प्रामाणिकता पूर्ण होती हैं, अर्थात तर्कयुक्त होती हैं। उनके अस्तित्व पर किसी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता और उनकी चेतना पूर्ण अस्तित्व उनका स्वरूप दिखाई देता है। संदेह तो अपने आप चेतना का एक आकार या स्वरूप है। इस नींव पर उसने अपने विचार में परमात्मा और सृष्टि के अस्तित्व को सिद्ध किया। अर्थात दर्शन शास्त्र संदेह की कल्पनाओं का, संदेह का जो आधार होता है, उस आधार को चेतना स्वरूप मानकर, अर्थात उसका आकार निश्चित करके और उसी आकार को परमात्मा एवं सृष्टि के अस्तित्व के रूप में सिद्ध किया। अर्थात हमें दर्शन में अगर किसी प्रश्नों का जवाब ढूंढना हो तो दर्शन के पास हमारे ऐसे प्रश्नों का जवाब है जो कि लौकिकता में मिलना। अर्थात दर्शन कुछ ऐसे शब्दों की व्याख्या करता है जैसे ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, ईश्वर का आत्मा से क्या संबंध है। तो ऐसे संदेहपूर्ण विषयों पर भी दर्शन ने आकार या स्वरूप मानकर और उनके अस्तित्व को सिद्ध किया। तो अर्थात वास्तव में कहीं न कहीं ज्ञान की अवधारणाएं स्वतः प्रमाणित होती हैं, अथवा दार्शनिक चिंतन या दार्शनिक अवधारणाएं स्वतः स्वयं प्रमाणित होती हैं। देकार्ते की विवेचन विधि नई थी, परंतु पूर्वजों की तरह उसका अनुराग भी तत्वज्ञान में ही था। देकार्ते महोदय, जो कि आधुनिक मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं, उन्होंने नवीन विधियों का समावेश भी किया जैसे विवेचन विधि इत्यादि, परंतु फिर भी उनका जो विषय निहित था या जो उनका आधार जिसे मानते थे वो तत्व ज्ञान में ही था। अर्थात वो भी विषय की सत्यता और तत्वों पर आधारित ज्ञान को ही सत्य मानते थे। अगले मनोवैज्ञानिक जिन्होंने ज्ञान को अपने शब्दों में परिभाषित किया या ज्ञान को जिस तार्किक रूप से समझा, बात करते हैं जॉन लॉक की। जॉन लॉक ने अपने लिए नया मार्ग चुना। अर्थात सदियों से सत्य के विषय में विवाद होता रहा है। पहले तो यह जानना आवश्यक है कि हमारे ज्ञान की पहुंच कहाँ तक है। इसी से ये प्रश्न भी जुड़े थे कि ज्ञान क्या है और कैसे प्राप्त होता है। अर्थात जॉन लॉक ने ज्ञान शब्द को विवादित, अथवा जिस ज्ञान को दर्शन सत्व के रूप में स्वीकार करता है, उस सत्य को जॉन लॉक ने विवादित कहा, या ऐसा कहा कि किसी उस सत्य के मत पर या विचारों पर या दर्शन में जो विषय हैं उन विषयों पर अनेक विद्वानों का एक मत न होना विवादित स्वरूप उत्पन्न करता है। तो सर्वप्रथम हमें ये जानने की आवश्यकता है कि वास्तविकता में ज्ञान की पहुंच कहाँ तक है, या ज्ञान क्या है, किसे ज्ञान कहते हैं और ये कैसे प्राप्त होता है। यदि हम पाठ्यक्रमगत विषय को ज्ञान कहें तो सिर्फ ये कक्षा शिक्षण तक निश्चित होता है या कक्षा शिक्षण तक ही समाप्त हो जाता है। तो इसे ज्ञान हम कह नहीं सकते, क्योंकि शिक्षण स्तरीय ज्ञान हमें सिर्फ जीवन उपयोगी या ऐसा कह लीजिए शिक्षा के स्तर को बनाए रखने के लिए उपयोगी होता है। परंतु ज्ञान का शब्द आध्यात्म से जुड़ा हुआ है, तो सर्वांगीण विकास को कहीं न कहीं परिभाषित करने के लिए हमें इन शब्दों के, इन प्रश्नों के उत्तर जानना आवश्यक है। ज्ञान क्या है और कैसे प्राप्त होता है, यह अवधारणा है जॉन लॉक की। आइए हम अगले मनोवैज्ञानिक की बात करें, जॉर्ज बर्कले। जॉर्ज बर्कले ने क्या कहा है लॉक की आलोचना में, उन्होंने जॉन लॉक की आलोचना में मानव ज्ञान के नियम लिखकर अनुभववाद को आगे बढ़ाया, और डेविड ह्यूम ने मानव प्रकृति में इसे चरम सीमा तक पहुंचा दिया। ह्यूम के विचारों का विशेष महत्व यह है कि उन्होंने कांट के आलोचनावाद के लिए मार्ग खोल दिए। अर्थात जॉर्ज बर्कले ने जॉन लॉक की आलोचना में मानव ज्ञान को अनुभव के रूप में परिभाषित किया है। अर्थात जिस अनुभव ज्ञान पर आधारित मानव व्यवहार करता है, जिस अनुभव पर आधारित होकर
मानव जीवन हेतु तैयार होता है, उसे ज्ञान कह के जॉर्ज बर्कले ने प्रतिपादित किया। कांट ने ज्ञान मीमांसा को दर्शन शास्त्र का केंद्रीय प्रश्न बना दिया। अर्थात कांट महोदय के अनुसार ज्ञान मीमांसा दर्शन शास्त्र का ही एक महत्वपूर्ण प्रश्न था, किंतु पश्चिम में ज्ञान मीमांसा को उचित पद प्राप्त करने में बड़ी देर लगी। पश्चिम में उचित पद प्राप्त करने में देर लगने का कारण ये था, पाश्चात्य लोग आध्यात्म शब्द को स्वीकार नहीं करते हैं, वह प्रायोगिक रूपरेखा पर विश्वास करते हैं। अर्थात उन्हें जब तक प्रायोगिकता पर आधारित कोई विषय ना हो तब तक वो उसे स्वीकार नहीं करते हैं। यहाँ तक कि भारत में कभी इसकी उपेक्षा हुई ही नहीं। गौतम के न्याय सूत्रों में पहले सूत्र में ही 16 विचार विषयों का वर्णन हुआ है, जिसके यथार्थ ज्ञान से निश्रेय की प्राप्ति होती है। अर्थात ज्ञान साधनम निश्रेय, इस श्लोक शब्द मात्र से यह प्रतिपादित किया गया है कि ज्ञान निश्रेय का साधन है। निश्रेय शब्द का अर्थ है मोक्ष। गौतम ऋषि ने कहीं न कहीं निश्रेय शब्द का अर्थ मोक्ष शब्द से परिभाषित किया है, तो वो यह मानते हैं कि मोक्ष जिससे प्राप्त हो वह ज्ञान कहलाता है। अर्थात जबकि हम अगर शिक्षा की वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में शिक्षा का स्वरूप सिर्फ जीविकोपार्जन हेतु तैयार करना है, परंतु ज्ञान का उद्देश्य व्यापक होने के कारण कहीं न कहीं उसे मोक्ष के साथ जोड़ा गया है, वो गौतम ऋषि के द्वारा। इनमें प्रथम 2 विषय प्रमाण और प्रमेय हैं। गौतम ऋषि के अनुसार ज्ञान के जो आधार वो प्रमाण और प्रमेय माने गए हैं। ये दोनों ज्ञान मीमांसा और ज्ञेय तत्व ही हैं, अर्थात जो जानने योग्य हैं। यह उल्लेखनीय है कि इन दोनों में भी प्रथम स्थान प्रमाण को ही दिया है। अर्थात प्रमेय और प्रमाण दोनों में से भी मुख्य स्थान प्रमाण को दिया है। प्रमाण का तात्पर्य भी कहीं न कहीं दर्शन शास्त्र में परिभाषित किया गया है, प्रमाकरणम प्रमाणम। ऐसी बहुत सी परिभाषाओं के द्वारा प्रमाण को या चक्षु ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष अनुभूत किया गया ज्ञान प्रमाण कहलाता है। ऐसी परिभाषाओं से प्रमाण को ही एक सार्वभौमिकता के रूप में या सर्वसम्मति के रूप में स्वीकृत कर ज्ञान माना गया। अर्थात वो विषय वस्तु जो प्रमाणित हो, जिसे प्रमाणित किया जा सके, उसे हम ज्ञान शब्द में समाहित कर सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं ज्ञान मीमांसा में प्रमुख प्रश्न। ज्ञान के प्रमुख प्रश्न क्या हैं? ज्ञान मीमांसा के प्रमुख, यहाँ मीमांसा शब्द से तात्पर्य है ज्ञान का दार्शनिक पक्ष। ज्ञान को ही अगर हम दर्शन की दृष्टि से पढ़ें तो उसे मीमांसा कह के संबोधित किया जा सकता है। ज्ञान ज्ञाता और ज्ञेय का संबंध, अर्थात जानने योग्य वस्तु, जानने वाला और जो जाना गया, इनका आपस में क्या संबंध है, इसके विषय में बात करते हैं। देकार्ते ने अपने अनुभव के विश्लेषण से आरंभ किया, परंतु मनुष्य सामाजिक प्राणी है, उसका अनुभव शून्य में नहीं विकसित होता। दर्शन शास्त्र का इतिहास वाद विवाद की कथा है। अर्थात दर्शन शास्त्र का इतिहास से तात्पर्य कहीं न कहीं दर्शन शास्त्र में कई लोगों का तर्क विवादित रहा है, और उस विवादित रहने के कारण ही दर्शन शास्त्र के इतिहास को वाद विवाद की कथा भी कहा गया है। प्लेटो ने अपना मत संवादों में व्यक्त किया। संवाद में एक से अधिक चेतनाओं का अस्तित्व स्वीकार किया जाता है। आगे हम बात करें, ज्ञान मीमांसा में विवेचन का विषय व्यक्तिक चेतना नहीं अपितु सामाजिक चेतना बन जाती है। जैसा कि हमने बात की थी पूर्व में कि ज्ञान एक व्यापक विषय है। ज्ञान का अपना अस्तित्व तो असंदिग्ध है, परंतु इसमें निम्नलिखित स्वीकृतियाँ भी निहित होती है। अतः जिस ज्ञान की हम बात करते हैं, ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान का जो संबंध हम जानना चाहते हैं, उसे जानने हेतु निम्न स्वीकृतियाँ भी ज्ञान के विषय में निहित होती हैं। कौन कौन सी हैं, आइए हम जानते हैं। ज्ञान से भिन्न ज्ञाता है जिसे ज्ञान होता है, अर्थात ज्ञान अलग विषय है।
ज्ञाता उसे जानने वाला है। ज्ञान एक से अधिक ज्ञाताओं के संसर्ग का फल है। जाहिर सी बात है, हम अगर किसी विषय को पारिभाषिक रूप में या ज्ञान के रूप में स्वीकार करते हैं तो वो कई विद्वानों की सम्मति से स्वीकृत एक परिभाषा बनकर सामने उपस्थित होती है, या ऐसा कहें सर्वसम्मति के बाद ही हम उसे ज्ञान के सकारात्मक स्वरूप के रूप में स्वीकार करते हैं। ज्ञान का विषय ज्ञान से भिन्न है, अर्थात कहीं न कहीं दर्शन शास्त्र की बात की जाए तो ज्ञान का विषय ज्ञान से ही भिन्न है, अर्थात नवनिर्मित ज्ञान पुराने ज्ञान को साथ संबंधित रहता है, अथवा एक ज्ञान से दूसरे ज्ञान का विषय आपस में संदर्भित रहता है, और वही संदर्भित योजना दोनों की पारिभाषिक शब्दावली को अलग अलग स्पष्ट करती है। अर्थात जो ज्ञान हो चुका है, जो ज्ञान होने वाला है, या जिसे सम्मति से स्वीकृत किया जाएगा, और जो विवादित है, दोनों ज्ञान होने के बाद भी दोनों में सामान्य रूप से भिन्नता पाई जाती है। प्रत्येक धारणा सत्य होने का दावा करती है, परंतु मीमांसा इस दावे को उचित ज्ञान के बिना स्वीकार नहीं कर सकता। अर्थात मीमांसा से तात्पर्य कहीं न कहीं विवादित स्वरूप को स्वीकार न करके सम्मति से स्वीकृत स्वरूप को स्वीकार करता है। हम अभी इन अवधारणाओं की परीक्षा करेंगे, परंतु पहले ज्ञान के स्वरूप पर कुछ कहना आवश्यक है। अर्थात हम ज्ञान के स्वरूप के बारे में कुछ जानेंगे, किस तरह ज्ञान को स्वीकार किया गया है या किस स्वरूप को स्वीकार किया गया है। आइए हम विषय पर चलते हैं आगे। ज्ञान मीमांसा में प्रमुख प्रश्न ये हैं। ज्ञान मीमांसा के जो प्रमुख प्रश्न माने जाते हैं, जैसे ज्ञान क्या है, पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है ज्ञान की संभावना भी है या नहीं। तीसरा है ज्ञान प्राप्त कैसे होता है, और चौथा है मानव ज्ञान की सीमाएं क्या हैं। अर्थात ज्ञान हमें कहाँ से प्राप्त होगा, कैसे प्राप्त होता है, वास्तव में ज्ञान की संभावना भी है ज्ञान प्राप्ति की या नहीं है, और मानव ज्ञान की सीमा क्या है। अर्थात कहाँ तक मानव जिसे स्वीकार करता है, जिन अवधारणाओं को स्वीकार करता है, उसे ज्ञान की स्वीकृति के रूप में माना जाए। इन प्रश्नों का जवाब कहीं न कहीं हमें ज्ञान के विस्तृत स्वरूप में ही प्राप्त होता है, जो कि हम आगे प्राप्त करने वाले हैं। आइए इसके बाद हम बात करते हैं ज्ञान के स्वरूप की। ज्ञान का स्वरूप पारिभाषिक रूप में अगर हम बात करें तो नीचे जैसा कि स्क्रीन पर हम देख पा रहे हैं, सम्मति, विश्वास और ज्ञान। जब हम किसी धारणा को सुनते हैं या उसका चिंतन करते हैं तो उस संबंध में हमारी वृत्ति इस प्रकार की होती है। अर्थात किसी भी विचार के ऊपर, किसी विश्वास के ऊपर, सम्मति के ऊपर, ज्ञान पर जब हम अपनी अवधारणाओं या किसी दूसरे व्यक्ति की अवधारणाओं को धारण करते हैं तो उस संबंध में हमारी वृत्तियाँ किस प्रकार कार्य करती है या किस तरह स्वीकार करती है, उसके बारे में हम आगे जानते हैं। वो कौन सी स्वीकृतियाँ हैं, कौन से मत हैं जिसे हम ज्ञान के स्वरूप के रूप में स्वीकार करते हैं। आइए पढ़ते हैं। हम उसे सत्य स्वीकार करते हैं या उसे असत्य समझकर अस्वीकार करते हैं। या तो हम किसी के द्वारा सुने गए स्वीकृतियों को, विचारों को, विश्वास को या तो हम सत्य मानते हैं या असत्य मान लेते हैं, और वही हमारे अवधारणाओं में ज्ञान बनकर समाहित हो जाता है। अर्थात हमारे द्वारा स्वीकृतियाँ या विश्वास या अवधारणाएं वही सत्य और असत्य का स्वरूप हमारे मस्तिष्क में ज्ञान के रूप में निर्माण करती है। दूसरा है सत्य और असत्य में निश्चय न कर सकें तो स्वीकृति अस्वीकृति दोनों को विराम में रखते हैं। यह संदेह की वृत्ति है। अर्थात जब हम निर्णय पर नहीं पहुंच पाते तो वह ज्ञान हमारे लिए विवादित स्वरूप में प्रकट होता है। अर्थात न तो हम उस पर स्वीकृति दे पाते हैं, न उस विश्वास में अस्वीकृति बना पाते हैं। अर्थात वह हमारे सामने संदेह के रूप में स्थित रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है, उपन्यास पढ़ते हुए हम अपने आप को कल्पना के जगत में पाते हैं और जो कुछ कहा जाता है उससे हम उस समय के लिए तथ्य मान लेते हैं। यह काल्पनिक स्वीकृति है। अर्थात हम किसी
किताबी ज्ञान की अगर बात करें या उपन्यास जैसे भावावेश या भावपूर्ण लेखों की बात करें, तो उस लेख को पढ़ते वक्त हम स्वयं को तत्समान कल्पना जगत में उपस्थित पाते हैं और उसके पठन कार्य के कारण उन अवधारणाओं को हम अपने मन मस्तिष्क में स्वीकृत कर लेते हैं, परंतु वह सिर्फ एक काल्पनिक स्वीकृति होती है जब तक कि हम साहित्य का अध्ययन करते हैं। अर्थात ज्ञान के संबंध में हमारी ये वृत्तियाँ रहती हैं और इसके बाद हम आगे ज्ञान की अवधारणाएँ पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम ज्ञान के बारे में और विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। आशा करते हैं आप सबको समझ में आया होगा। आज हमने जो ज्ञान विषय के ऊपर बात की। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।